नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाई रॉबर्ट टी कियोसाकी अध्याय 9 आगे शुरू करती हूँ। मुफ्त में मिली ज़मीन। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी शोरगुल से दूर जायदाद खरीदना चाहते थे। हम यह चाहते थे कि कुछ एकड़ ज़मीन खरीद लें जहाँ बलूत के ऊंचे वृक्ष हों जिनके बीच से जल प्रवाहित हो रही हो। हम एकांत भी चाहते थे। हमें 20 एकड़ भूमि मिल गई जिसकी कीमत $75,000 थी। बेचने वाला 10% नगद चाहता था और बाकी को वह 10% ब्याज दर पर कर्ज में देने के लिए तैयार था। सौदा अच्छा था। समस्या यह थी कि यह कर्ज से उस नियम के खिलाफ था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। यह नियम यह था, जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो। अगर तुम व्यक्तिगत कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि यह छोटा कर्ज हो। अगर तुम बड़ा कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। मैंने और मेरी पत्नी ने $75,000 की वह ज़मीन छोड़ दी और किसी ऐसी ज़मीन की तलाश की जिसमें अधिक समझदारी हो। मेरे लिए $75,000 बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि हमारा कैश फ्लो इस तरह दिखता था। इनकम स्टेटमेंट, आय, व्यय, ब्याज, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व, $75,000 मॉर्टगेज। और मेरे अमीर डैडी के नियम को याद रखें, अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको भुगतान मिलना चाहिए। इस सौदे में मैं कर्ज और जोखिम ले रहा था, परंतु मुझे भुगतान मिलने के बजाय भुगतान मैं कर रहा होता। 1 महीने बाद हमें यह ज़मीन का टुकड़ा मिला तो पहले वाली प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा सुंदर था। यह 87 एकड़ का था। इसमें बलूत के ऊंचे वृक्ष भी थे और एक जलधारा भी बह रही थी। इस पर एक घर भी बना था जिसका मूल्य $1,15,000 का था। मैंने बेचने वाले को पूरी कीमत देने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते यह मेरी शर्तों पर इसे बेचने को तैयार हो जाए, और उसने ऐसा ही किया। संक्षेप में कहा जाए तो हमने मकान की मरम्मत में कुछ पैसे खर्च किए। इसके बाद हमने कम नकद भुगतान किया, आसान मासिक किस्तें दी। मासिक किस्तों के फार्मूले का प्रयोग करते हुए मकान और 30 एकड़ भूमि $2,15,000 में बेच दी। इस प्रक्रिया में हमने 57 एकड़ ज़मीन अपने लिए बचा ली। बैलेंस शीट, संपत्तियां $2,15,000, दायित्व $1,15,000। नया मालिक रोमांचित था क्योंकि मकान सुंदर था। इसे वह नकद भुगतान दिए बिना खरीद रहा था। मैं आपको यह बता दूं कि उसने यह भी मकान अपनी कंपनी के माध्यम से खरीदा था। वह चाहता था कि इस मकान का इस्तेमाल उसके कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट रिट्रीट की तरह हो, ताकि वह कंपनी की संपत्ति की तरह इसका डिप्रिसिएशन कर सके और रखरखाव की लागत को भी कम कर सके। इसके अलावा यह ब्याज को कर योग्य आय में से घटा भी सकता था। वह मुझे जो ब्याज देता था उससे मैं अपने ब्याज का भुगतान बड़ी आसानी से कर देता था। कुछ साल बाद उसने अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए और मेरा पूरा लोन पटा दिया। लोन मिलते ही मैंने अपने लोन का भुगतान कर दिया। अब वह भी कर्ज मुक्त था और मैं भी। मैंने जो $1,00,000 का लाभ कमाया उससे मैंने ज़मीन और मकान में होने वाले लाभ पर टैक्स चुका दिया। कुल परिणाम यह निकला कि कर्ज बिल्कुल नहीं बचा था। मुझे इस सौदे में टैक्स के बाद $15,000 का लाभ हुआ था और मैं 57 एकड़ बेहतरीन ज़मीन का मालिक बन गया था। यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे आपकी मनचाही चीज़ के लिए कोई आपको पैसे दे। आज मेरी बैलेंस शीट उस एक सौदे से इस तरह दिखती है।
संपत्तियां 57 एकड़ भूमि, $15,000 नगद। दायित्व आईपीओ की किसी निजी कंपनी के शेयर खरीदना भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि शब्द बाजार और खिलाड़ी अलग है, परंतु सिद्धांत वही है। जब मेरा संगठन कोई कंपनी बनाता है जिसे हम सार्वजनिक करने वाले होते हैं, तो हम अक्सर उसका मूल्य खुद तय करते हैं। हालांकि हम इसे उचित बाजार मूल्य की सटीक राय पर आधारित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम अपनी कंपनी के शेयर बाजार में लाते हैं और एक व्यक्ति के बजाय बहुत से लोगों को बेच देते हैं। अनुभव का महत्व। एक और कारण से मैं आई क्वाड्रेंट में उतरने से पहले लोगों को बी क्वाड्रेंट से शुरुआत करने की सलाह देता हूँ, चाहे निवेश रियल एस्टेट में हो या बिजनेस शेयर या बांड में। एक अंतर्निहित व्यापक व्यावसायिक समझदारी होती है जो दीर्घकालीन निवेशकों में होना ही चाहिए। कुछ लोगों में यह व्यापक समझदारी होती है, कईयों में नहीं होती। ऐसा मूलतः इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज हमें उच्च विशेषज्ञ होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, व्यापकता से प्रशिक्षित नहीं करते। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग बी या आई क्वाड्रेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मैं छोटी शुरुआत करने की सलाह दूंगा और समय लेने की भी। जब आपका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ जाए तब बड़े सौदे करें। याद रखें कि $80,000 और $8 लाख के सौदे में इकलौता अंतर सिर्फ एक शून्य का है। छोटे सौदे में भी गुजरने की प्रक्रिया वही रहती है जो करोड़ों डॉलर की बहुत बड़ी ऑफरिंग में होती है। यह सिर्फ अधिक लोगों, अधिक शून्यों और अधिक आनंद की बात है। जब किसी व्यक्ति को अनुभव और प्रतिष्ठा मिल जाती है तो बड़े निवेशों का निर्माण करने में कम धन लगता है। कई बार तो बहुत सा धन कमाने में पैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि अनुभव मूल्यवान है। जैसा पहले कहा गया है, अगर आप जानते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, तो लोग और पैसे दोनों ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। छोटी शुरुआत करें और समय लें। अनुभव धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आसान है। सिद्धांत क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के अंक और सौदे इतने ही आसान होते हैं, चाहे हम स्टॉक के बारे में बात करें या बॉन्ड, रियल एस्टेट या कंपनियों के बारे में। वित्तीय रूप से समृद्ध होने का मतलब है अलग तरह से सोचने में समर्थ होना। इसके अलावा आपके पास अलग तरीके से काम करने का साहस भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति इस नए प्रकार के चिंतन के हिसाब से काम करता है, उसे एक बहुत मुश्किल चीज़ का सामना करना पड़ता है। उसे उन असंख्य लोगों का सामना करना पड़ता है जो कहते हैं आप यह नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के सीमित चिंतन को परास्त कर सकते हैं और इस तरह की बात कहने वाले लोगों को खोज सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा कैसे किया जाता है। आपको यह सिखाने में मुझे खुशी होगी, तो आपका जीवन आसान बन जाएगा। कानून। मैं इस अध्याय की शुरुआत 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम से की थी। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन था, परंतु यह आखिरी नियम परिवर्तन नहीं था। मैं 1986 के अधिनियम का प्रयोग सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ। इसके द्वारा मैं यह बताना चाहता हूँ कि कुछ कानून और नियम कितने सशक्त हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्वाड्रेंट के बी या आई वाले हिस्से में सफल बनना है, तो उसे बाजार की शक्तियों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता तो है ही, उसे कानून के ऐसे परिवर्तनों के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए जो बाजार की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। अमेरिका में आज टैक्स कानून में 1 लाख
से अधिक पृष्ठ हैं। मैं सिर्फ IAS की बात कर रहा हूँ। संघीय कानून में 12 लाख से अधिक पृष्ठ हैं। औसत पाठक को अमेरिका का पूरा कानून पढ़ने में 23 साल लगेंगे। हर साल बहुत से कानून बनाए जाते हैं, विलोपित किए जाते हैं और बदले जाते हैं। इन परिवर्तनों की जानकारी रखना एक आदमी के बूते की बात नहीं है। जब भी कोई कहता है यह कानून के खिलाफ है, तो मैं जवाब में उससे पूछता हूँ कि क्या उसने अमेरिका के कानून की हर पंक्ति पढ़ ली है। अगर वह हाँ कहता है तो मैं धीरे धीरे पीछे हटता हूँ और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। कभी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ पीठ ना फेरें जिसे यह लगता हो कि उसे हर कानून की जानकारी है। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल होने के लिए आपको आँखों से 5% और मस्तिष्क से 95% देखने की ज़रूरत है। कानूनों और बाजार की शक्तियों को समझना वित्तीय सफलता के लिए अनिवार्य है। दौलत के प्रचुर हस्तांतरण अक्सर तब घटित होते हैं जब कानून और बाजार बदलते हैं। इसलिए अगर आप इन परिवर्तनों का इस्तेमाल अपने नुकसान के बजाय अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं तो इनकी ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सरकार को आपके धन की आवश्यकता है। मैं टैक्स चुकाने में विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सरकार कई ऐसी महत्वपूर्ण और अनिवार्य सेवाएं चलाती है जो अच्छी तरह चल रही सभ्यता के लिए अनिवार्य है। मेरी राय में दुर्भाग्य से सरकार कुप्रबंधन की शिकार है। इसका आकार ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और इनसे बहुत से ऐसे वादे कर लिए हैं जिन्हें यह पूरा नहीं कर सकती। परंतु यह उन राजनेताओं और कानूनवादियों की गलती नहीं है जो आज सत्ता में है। इसका कारण यह है कि निजी वित्तीय समस्याओं का हम आज सामना कर रहे हैं उनसे अधिकांश को 60 साल पहले के राजनेताओं ने पैदा किया था। आज के कानून बनाने वाले समस्याओं का सुलझाने और उसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर कानून बनाने वालों को सत्ता में बने रहना है तो वे जनता को सच्चाई नहीं बता सकते। अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जनता अब भी सरकार पर विश्वास करती है कि यह उनकी वित्तीय और चिकित्सा संबंधी समस्याओं को सुलझा देगी। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार छोटी होती जा रही है और समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। अब सरकार को और ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। भले ही राजनेता ऐसा ना करने का वादा करते रहें, लेकिन संसद ने 1986 का टैक्स सुधार अधिनियम पारित किया। इसका मकसद अधिक टैक्स वसूल करने के लिए एक टैक्स लूपहोल बंद करना था। अगले कुछ वर्षों में हमारी कई पश्चिमी सरकारों को अधिक टैक्स वसूल करना पड़ेगा ताकि बहुत पुराने वादों को पूरा किया जा सके। मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के ये वादे लाखों करोड़ों संघीय कर्मचारियों से किए गए थे। हालांकि जनता को अभी इस बात का पूरा एहसास नहीं, परंतु समस्या की गंभीरता 2010 तक स्पष्ट दिखने लगेगी। दुनिया को यह एहसास हो जाएगा कि अमेरिका कर्ज लेकर इन समस्याओं से मुक्त नहीं पा सकता। फोर्ब्स पत्रिका ने बढ़ते अमेरिकी कर्ज के बारे में यह अनुमान लगाया है। अगर आप ध्यान दें तो यह कर्ज 2010 तक कम होकर तेजी से बढ़ने लगेगा। यह तब बढ़ेगा जब अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक लोग रिटायर होंगे। 2010 तक बेबी बूमर्स की पहली खेप 65 साल की हो जाएगी। सन 2010 तक बेबी बूमर्स शेयर बाजार में पैसा लगाने के बजाय उसमें से पैसा निकालने लगेंगे। उनमें से कई तो यह काम पहले ही कर लेंगे। सन 2010 तक
सन 2010 तक 7.5 करोड़ बेबी बूमर्स इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनका मकान ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बच्चे दूर चले गए हैं। फिर वे अपने बड़े मकान बेचना शुरू कर देंगे ताकि वे देश के अधिक अपराध मुक्त इलाकों यानी छोटे कस्बों में रहने जा सकें। अचानक वर्तमान रिटायरमेंट साधन, जिन्हें अमेरिका में 401 के और कई कॉमनवेल्थ देशों में सुपर एन्युएशन फंड्स कहा जाता है, सिकुड़ने लगेंगे। वे इसलिए सिकुड़ेंगे क्योंकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे बाजार के साथ ऊपर जाते हैं और बाजार के साथ ही नीचे आते हैं। म्यूचुअल फंड्स अपने शेयर बेचने लगेंगे क्योंकि रिटायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेबी बूमर्स शेयर बेचने का आदेश दे देंगे। बेबी बूमर्स को अचानक काफ़ी कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाले लाभ पर टैक्स लगेगा। इन शेयरों को ऊंची कीमतों पर बेचने से जो लाभ होगा उसे फंड अपने सदस्यों को सौंप देंगे। कई बेबी बूमर्स तो ऐसे कैपिटल गेन्स के लिए भी टैक्स चुकाएंगे जो उन्हें मिले ही नहीं। याद रखें, टैक्स वसूलने वाले को सबसे पहले पैसा मिलता है। इसके साथ ही लाखों गरीब बेबी बूमर्स की सेहत खराब होने लगेगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि अमीरों की तुलना में गरीबों की सेहत कम अच्छी होती है। मेडिकेयर दिवालिया हो जाएगी और पूरे अमेरिका में शासकीय सहायता के लिए हड़कंप मचने लगेगा। इसमें यह जोड़ दें कि उस समय अमेरिका के बजाय चीन का जीएनपी सबसे ज़्यादा होगा और इसके साथ ही यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन का उदय होगा। मुझे लगता है कि तनख्वाह और सामान की कीमतें दोनों ही कम होंगी और यह उत्पादकता को आसमान छूना पड़ेगा ताकि इन दो बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। दौलत का अलग महान हस्तांतरण षड्यंत्र नहीं है, बल्कि अज्ञान द्वारा होगा। हम औद्योगिक युग की बड़ी सरकार और बड़ी कंपनियों की अधिकारवादी मानसिकता के आखिरी दौर में हैं और हम आधिकारिक रूप से सूचना युग में प्रवेश कर रहे हैं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। मेरी राह में यह वर्ष 1992 जितना ही महत्वपूर्ण था, जब कोलंबस एशिया की खोज करते हुए अमेरिका पहुंचा था। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक युग की आधिकारिक शुरुआत 1492 में हुई थी। इसका अंत 1989 में हुआ। अब नियम बदल गए हैं। थैंक यू।